कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने और संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी 12 राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल की इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और अब उसी ट्वीट पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में आरएसएस की खाकी निक्कर में आग लगते हुए दिखाई है। उसी तस्वीर में यह भी लिखा है कि बस 145 दिन और रह गए, जबकि फोटो के साथ लिखा है कि देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने और बीजेपी आरएसएस के जरिए किए गए नुकसान की भरपाई करने के लिए कदम दर कदम बढ़ते हुए लक्ष्यों तक पहुंचेंगे। कांग्रेस ने आरएसएस पर ट्वीट किया तो बीजेपी भी हमलावर हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस की यात्रा को आग लगाओ यात्रा बता दिया। बीजेपी के बाद फ्रंट पर बैटिंग करने के लिए खुद आरएसएस भी आ गई। आरएसएस के सर कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ के प्रति कांग्रेस की नफरत किसी से छुपी हुई नहीं है। राहुल गांधी के पुरखे भी संघ को रोकने की कोशिश करते आए हैं। कांग्रेस के ट्वीट के बाद भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठने लगे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस का ऐसे बयान देने का मकसद क्या है, ऐसी तस्वीरें पोस्ट करने का मकसद क्या है, और आखिर के 145 दिन ये वाली बात, इसका मायने क्या है कि 145 दिन के बाद ये पूरा हाफ पेंट जल जाएगा, व्यवस्था क्या है, बात इस पर करेंगे। आज सुबह कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है। ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का कोई फोटो ट्वीट किया हो या इस प्रकार के विचार को फ्लोट किया हो। टी शर्ट के बारे में, अंडरवेयर के बारे में, बनियान के बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूं। ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसके मकसद हैं। ऐसा है कि भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जोड़ेंगे किससे? तिरस्कार से या प्रेम से? ये एक दर्शाता है, अगर कंटेनर के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, टी शर्ट के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, जूतों के बारे में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये घबराए हुए हैं, ये परेशान हैं। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, दे शुड बी एलिमिनेटेड, दे हैव नो प्लेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ केरला। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय पहले आपसे कराएं। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जी, स्वागत है आपका। अभय दुबे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रतन शारदा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत रतन शारदा आपका भी। लेकिन सबसे पहला सवाल अभय दुबे आपसे, आप तो भारत जोड़ो यात्रा चलाने के लिए निकले थे या निक्कर जलाने के लिए? राम जी, सभी हमारे साथियों को नमस्कार। राहुल जी ने साफ संदेश दिया है, तुम्हें ख्याल हो मेरा तो मेरे साथ चलो, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो, मैं रोशनी की तलाश में निकला हूं, बुला रहा है सवेरा तुम मेरे साथ चलो। हम उस भोर की ओर जाना चाहते हैं जहां नफरत, नकारात्मकता, निराशा नहीं हो, जहां प्यार हो, जहां सद्भाव हो, जहां संयम हो, जहां सदाशयता हो। ये जो दिखाया गया दृश्य आप देख रहे हैं जी, ये हिंसा को प्रतिबिंबित नहीं करता, ये हिंसा का प्रतीक नहीं है, उद्वेलना का प्रतीक है। उद्वेलना इस बात की है कि कैसे करोड़ों युवाओं के रोजगारों को, के अवसरों को आग के हवाले मोदी सरकार ने कर दिया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इतना आप इतनी गूढ़ जानकारी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कितने सधे हुए शब्दों में आपने अपनी बात कही कि नए भोर नए सवेरे की तरफ जा रहे हैं। एक बात और भी आपको याद होगी कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। फिर इस अच्छे प्रयोजन में जहां कांग्रेस में फ्लावर होने चाहिए, आप फायर लेके घूम रहे हैं। देखिए, चिंगारी जो नकारात्मक लोग हैं
वो देखते हैं कि आग भड़काने के दृष्टिकोण से, जी। हम चिराग जलाने के, हम रोशनी के दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। और मैं रोशनी डालना चाहता हूं इस विषय पर कि कैसे महंगाई की आग वो में तो मैं मान गया। आप देखिए रोज कैसे आपकी छोटे पार्टी और प्रेस मझोले कॉन्फ्रेंस 60 लाख राहुल गांधी की उद्योग बात, परमानेंट रूप से आपकी बंद बात कर कि आप दिए गए। महंगाई पर प्रकाश डालना चाहते हैं, आप रोजगार पर प्रकाश डालना चाहते। मेरा निवेदन सिर्फ इतना समझ लीजिए आप कि देश की जनता अगर आप पे उम्मीद देखे तो क्यों देखे? इसलिए देखे कि आप दिया जलाएं या इसलिए देखे कि आप निक्कर जलाएं? राम जी मैं यही तो दिखाना चाहता हूं। जी न्यूज जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं जी, राम जी से आग्रह करता हूं कि दिखाइए ना किसानों से जो राहुल गांधी जी ने संवाद किया और किसानों ने पीड़ा व्यक्त की। दिखाइए ना दलित समाज के लोगों से, संगठनों से जब राहुल गांधी जी ने बात किया और भारत जोड़ने के लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ दिखाइए ना इस बात को। छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, फिर राकेश सिन्हा जी के पास में जाऊंगा। चलाने वाले लोग और दीपक जी भी बारी का इंतजार करेंगे। बेरोजगार युवा राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं। राहुल गांधी जो बात कहते हैं कि डरता वो है जो नफरत करता है, वो उसके जहन में डर होता है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। फिर इसके बाद एक ट्वीट ऐसा आया कि 145 दिन और बचे हैं, फिर ये पूरा निक्कर जल जाएगा। दूसरी बात मुझे यह भी बताइए आप कि राहुल गांधी की विचारधारा अलग है और कांग्रेस पार्टी का जो ट्विटर चला रहा है वो किसी ट्रोल के स्तर का व्यक्ति चला रहा है क्या? राम जी हम तो आग्रह करना चाहते हैं इसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से को कि जलाकर फेंक दीजिए इस विचारधारा को जो देश में बंटवारे की बात करती है, जो देश में नहीं तो ट्विटर वाला वो बाहर करेंगे पार्टी से जो जिसने ट्वीट किया है। पूंजीपति 1,002 करोड़ रुपए रोज 1,002 करोड़ रुपए कमा रहा है और किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई। राम जी नहीं जलाकर उठाना बहुत अच्छी बात है और विपक्ष के हर नेता का यह फर्ज भी है कि ऐसे विषय उठाए जाएं। इसमें मैं समर्थन करता हूं आपकी बात का, लेकिन क्या तरीका राकेश सिन्हा यह होना चाहिए जो हुआ है? देखिए लोकतंत्र में शब्दों और संकेतों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि शब्दों और संकेतों के द्वारा दूर दराज बैठे हुए लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश जाता है। और जब आप किसी को जलाकर और निक्कर जलाकर या किसी कमीज जलाकर या किसी को जलते हुए दिखाकर आप संदेश जो दे रहे हैं, तो मैं उसका अर्थ बताना चाहता हूँ। वास्तव में जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का कांग्रेस है और जो पहले राजीव गांधी जी तक यानी नेहरू से लेकर राजीव गांधी जी तक का कांग्रेस था, उसमें एक बुनियादी अंतर आया है। वो बुनियादी अंतर साफ तौर पर है, जिन लोगों ने इटली के फांसीवाद का अध्ययन किया है वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसोलिनी हर 15 दिन के बाद किसी जलते हुए चीज को दिखाकर सभाओं में बताता था, इसी तरह से हम विपक्ष को जलाएंगे। आज इस पार्टी पर इटालियन फांसीवादी विचारधारा का इतना अधिक प्रभाव है कि राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे कि उनके प्रवक्ता टीवी स्टूडियो में, सभा में, सड़कों पर उनके इस कर्तव्य करतूत को डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है। जब आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा तो उन्होंने इस पर बोलने की जगह महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ऐसी बात अभय जी बोल रहे हैं, जो कि अभय जी एक साहित्यिक व्यक्ति हैं, एक समाजशास्त्र को जानते हैं। वे ऐसी बात कर रहे थे जो उन्हें भी उनके ही गले नहीं उतर रहा था। वे उस निक्कर की बात को बोलना ही नहीं चाह रहे थे। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं। बीजी खेर मुंबई के पहले प्रधानमंत्री थे, उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था। बीजी खेर ने मराठा अखबार में एक लेख लिखा था, वो कांग्रेस के थे, नेहरू जी के करीब थे। उन्होंने कहा एब्यूजिंग आरएसएस अगेन डज नॉट सर्व एनी पर्पस। उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फांसीवादी कहना और सांप्रदायिक कहना, ये कहने से कोई हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है। आप विचारधारा से डायलॉग कीजिए, संवाद कीजिए। देखिए लोकतंत्र में वैचारिक और राजनीतिक विविधता उसका सार होता है, एसेंस होता है। और वैचारिक विविधता के प्रति ये जलाने का भाव रखना, उसके अस्तित्व पर सवाल उठाना, ये फांसीवादी मानसिकता है। राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, कौन उनके साथ? मेरे साथ जेएनयू का जो टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं उनके साथ हैं। दीपक झा, क्या आपको नहीं लगता कि एक राष्ट्रीय पार्टी की भाषा, उसके डाले गए पोस्ट और किसी मीम, जिसको मैं कहूंगा कि एक घटिया ट्रोल, उसकी भाषा में कुछ अंतर होना चाहिए, या वही लोग हायर कर लिए गए हैं दरअसल? नहीं, देखिए बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, तो भाजपा ने जो बबूल बोए हैं आज उनको काटना पड़ेगा, उनको देश वही मिलेगा। उन्होंने तो आप भी वही नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टी वही करेगी ना? कांग्रेस पार्टी वो नहीं करेगी, वो प्रकृति कर रही है, नेचर कर रहा है। हमारे ऋग्वेद में कहा गया है, जो सुनिए नहीं, मुझे आप नेचर कर रहा है, आप ऐसे बात करते हैं। टेक्नोलॉजी के जमाने में एक फोटो बनानी पड़ती है
फोटोशॉप में बनाई होगी, आग लगाई होगी, इसके बाद फिर ट्वीट करेंगे। सर बोलने देंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, आप एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन नेचर कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूं ना, ये कैसे हो रहा है जी। सिन्हा साहब ने तो बहुत मुसोलिनी से लेके टुकड़े टुकड़े कहीं पहुंच गए। नरेंद्र मोदी जी का भाषण, उनके मंत्रियों का भाषण इनको नहीं सुनाई देता। स्मृति ईरानी ने कल ही भाषण दिया था कि नरेंद्र मोदी जी विवेकानंद के यहाँ मूर्ति पे नहीं गए, फूल राहुल गांधी हाँ, तो राहुल गांधी नहीं गए, तो माफी मांगे ना उस पर आके। झूठ फैलाने की फैक्ट्री इनके पास है, भाजपा के पास है। मैं तो कहता हूं, मुझे जो लगता है कांग्रेस पार्टी का मकसद क्या है इस यात्रा के लिए, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवा वहे। ये उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी का। ये आरएसएस के लोग नहीं समझेंगे इसको, क्योंकि इनका मकसद है न वेदों को पढ़ाओ न ज्ञान को बांटो, लेकिन हिंदू मुसलमान करके देश में आग लगाओ। ये आग लगाना चाहते हैं। मैं कहता हूं अच्छी है, ये आग लगी है ना, आज भाजपा का और आरएसएस का दिल जल रहा है। इनका संस्कार इसी आग से होना निश्चित है, क्योंकि अब इनके पास कोई दूसरा मुद्दा बचा नहीं है, देश विकास बचा नहीं है, राष्ट्र हित बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया। लेकिन रतन शारदा, एक मेरी चिंता यह है कि देश में लाखों घटिया ट्रोल करने वाले लोग हैं, कई देशी अकाउंट हैं, कई विदेश के भी अकाउंट हैं, और उसमें कितना घटिया लिखा जाए इसको लेकर होड़ लगी रहती है। क्या आपको लगता है कि देश के कुछ महत्वपूर्ण दल, कुछ महत्वपूर्ण लोग, उनको कम से कम संयम बरतना चाहिए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से या सोशल मीडिया पर जहां भी अपनी बात कहें? देखिए, दो तरह से आप इसको देख सकते हैं। जो आज इनका ये इन्होंने पोस्टर निकाला है, एक तो सीरियसली लिया जा सकता है जिस प्रकार से इन्होंने 1948 में चित्पावन ब्राह्मणों को टारगेट किया गांधी जी की हत्या के बाद में, और कहा जाता है लगभग 8000 ब्राह्मण सोलापुर, सतारा और पूना बेल्ट में मारे गए, घरों से निकाल के प्रॉपर्टी जलाई गई। वो गांधी जी की हत्या के नाम पर इन्होंने किया। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के नाम पर सिखों के ऊपर इन्होंने बेतहाशा जुल्म ढाए और हजारों सिख मारे गए सारे भारत भर में। तो ये संकेत जो है इनका कि वेंडेटा पॉलिटिक्स, वायलेंस का पॉलिटिक्स, ये एक सीरियस इशू है। लाइटर इशू ये है कि इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। अब भारत जोड़ो पे यात्रा पे निकले पॉजिटिव मैसेज लेने के लिए, आपको संघ के अलावा कोई मिला नहीं। इनको पता नहीं कि इनके परदादा नेहरू जी ये करते करते 1947 में उन्होंने कहा था कि आई विल क्रश आरएसएस, वो नहीं कर पाए। 1963 में उनको रिपब्लिक डे परेड में उनको बुलाना पड़ा। इंदिरा जी ने सोचा मैं क्रश कर दूंगी, उनको समझौता करना पड़ा कि अच्छे लोग मेरे साथ काम करने में हर्जानी है। राजीव गांधी ने भी वो दुश्मनी ने रखी। अब राहुल गांधी सोचते हैं कि 4 पीढ़ियों के अंदर ये संघ को इस प्रकार से कुचलेंगे। इनके मन में आइडिया का मुझे पता नहीं चलता ये कैसे देशभक्त लोग हैं। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के मेमोरियल बनने के बाद आज तक उसके लिए बधाई नहीं दी। इनके सहयोगी कहने लगे मूर्ति टूट गई जो होलोग्राम थी। इन्होंने नेवी के अंदर वहां के झंडे के अंदर जो क्रॉस हटा दिया गया था विक्टोरिया का, उसको दोबारा डाला सोनिया गांधी के राज में। अब उसको फिर हटाया मोदी जी ने और नया इंसीनिया दिया शिवाजी का, उसके ऊपर किसी ने शाबाशी नहीं दी। इन्होंने सड़क पे उतर के आर पार की लड़ाई करनी है। सोनिया गांधी जी का वक्तव्य था कि अब सड़क पे उतरना पड़ेगा, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इनके अब दोस्त बैठे जो तमिलनाडु में, एक पादरी बैठा है जिसने भारत माता को गालियां दी, जिन्होंने मोदी जी को गट्टी गालियां दी, और वो व्यक्ति सुनिए इनके साथ में उदय कुमार बैठा जिसने कुंडकुलम के अंदर स्टरलाइट प्लांट बनने की कोशिश की, बंद करवाया, कुंडकुलम एटॉमिक एनर्जी बंद करवाया। उसके बारे में मनमोहन जी ने कहा कि ये लोग विदेशी ताकतों के साथ चर्च मिला हुआ है, उनके साथ बैठ के राहुल जी दोस्ती करते हैं। इनको पता भी है कि इनको क्या करना है। एक जो मुद्दा विहीन रूललेस आदमी इस तरह के यहाँ पर करते हैं, पोस्टर बनाते हैं और बड़े-बड़े विषयों पर उत्तर देने के लिए विषय देखिए बहुत बढ़ते जाएंगे तो उत्तर भी विशाल होता जाएगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि इस पे अभय दुबे जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए राम जी, एक तो आपका आवाज बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही। कोई क्या बोल रहे हैं पैनलिस्ट मुझे सुनाई ढंग से नहीं दे रहा है, इको बहुत हो रहा है। मैं जो समझ पा रहा हूं वो बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, आज से नहीं, इन्होंने कहा कि इंदिरा जी और नेहरू जी का उल्लेख किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में, तो हमने तो समाहित करने की विचारधारा से काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया? ये आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करे ना। क्या किया? जब भारत का संविधान बन रहा था तो ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल लिखते हैं कि ये हमारा संविधान नहीं है। जब भारत का ध्वज निर्धारित होता है तो ये कहते हैं कि 3 रंग तो अशुभ आंकड़ा है, 3 का हम इसको स्वीकारते नहीं है। जब आजादी के तत्काल बाद जब महात्मा गांधी की हत्या नहीं की गई थी, तब क्या लिख रहे हैं सरदार पटेल? इनको देखना चाहिए। 8 फरवरी 1948 को
वो विस्तार से पत्र लिखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि तुम जिस महान दिग्विजयनाथ और देशमुख को छोड़ने की बात कर रिगार्डिंग द देशपांडे एंड महान दिग्विजयनाथ, द पोजीशन इज मस्ट वॉज। आप जानते हैं ये दोनों पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की हत्या करने के लिए घूमते थे। एक पुस्तक आज भी निकालते हैं, 100 रुपए में बिकती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय से, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन। उसमें सरदार पटेल को बंटवारे का जिम्मेदार बताते हैं और यहां पर आकर महिमा मंडन करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करकरे, जो हेमंत करकरे थे मुंबई के कमिश्नर, मुझे एक बात उन्होंने इस बात का खुलासा किया जो मैंने न्यूज स्टोरीज में पढ़ा है। उसके सुनिए ना, 1 मिनट, मेरी हर 10 सेकंड में आप टोकते हैं इनको। नहीं, मैंने टोका कहा, 10 सेकंड में आपने 5 देते हैं तो मुझे 5 बातें कही। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आप बातें ज्यादा करेंगे तो उसका उत्तर भी बड़ा होता जाएगा। तो छोटी छोटी बात पे उत्तर लेता चलूं या आप एक बार बोल लें फिर दूसरे वक्ता को 5 मिनट बोलने दूं? जी देखिए राम जी, ऐसा है, मैं तो सुन नहीं पाया ये शारदा साहब ने क्या कहा, मैं कुछ भी उनकी बात नहीं सुन पाया। या मैं जानता हूं कि कई सारे अनर्गल आरोप उन्होंने लगाए होंगे। ये जो अभी सोनिया जी, राहुल जी का पूरे देश भर में पुतला दहन किया इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तब क्या वो प्रतीकात्मक नहीं था? उसको प्रतीकात्मक रूप से हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा करोड़ों युवाओं के स्वप्न में, रोजगार के स्वप्न को अगर आग के हवाले करती तो हमने प्रतीकात्मक रूप से उसको वहां प्रतिबिंबित किया। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जब हमारे 150 दिन के निकट यात्रा आएगी तब इस हिंसावादी प्रवृत्ति को, इस उजाड़ देने की मनोवृत्ति को छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी आग लगाकर इस विचारधारा में वो यात्रा में साथ आकर एक बहुत मुझे पूरा विश्वास है। जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान जा सकते हैं बगैर बुलाए जन्मदिन का केक काटने, राकेश सिन्हा इस बात का उत्तर देंगे, इस बात को ये मानेंगे कि हाँ हम सब लोग कदम ताल करते हुए साथ चलते हैं। आपका अनुमान ठीक है कि 150 दिन के बाद भूषा भेषज धर्म आरएसएस की विचारधारा पूरी तरह से जल जाएगी, आपका अनुमान ठीक है। अभी इससे पहले यूपीए में 10 साल आप शासन करके गए, फिर वो लौट के आए तो फिर वो 272 के तो ऊपर ही जा रहे हैं दोनों बार से। राकेश सिन्हा, सवाल ये है, मुख्य सवाल कि क्या राजनीति में स्तर इससे भी नीचे जाएगा? ये शुरुआत हो चुकी है। देखिए, मैंने कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक और राजनीतिक विविधता होती है जिस पर लगातार प्रहार हो रहा है, लेकिन जो मैं 2 बातें यहां बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया। आजादी के बाद गैर सैनिक किसी व्यक्ति ने शहादत दी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो कश्मीर में जान कर गए थे कि नेहरू और अब्दुल्ला के बीच में सांठगांठ है और कश्मीर भारत से अलग होने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बिना पासपोर्ट का कश्मीर गए और जेल में षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या हुई। 1975 में 75 में जब देश में आपातकाल लगाकर जिस संविधान की ये दुहाई दे रहे हैं, उस संविधान को तार-तार कर दिया गया, पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया। लाखों लोग जेल के अंदर थे। सभी राजनीतिक नेता, जयप्रकाश नारायण सहित सभी राजनीतिक नेता जब जेल में थे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भूमिगत आंदोलन चलाया। जेल में अधिकांश लोग संघ के थे। 77 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पीछे संघ की एक बड़ी ताकत थी। तो मैं जो बोफर्स के खिलाफ जो आंदोलन चला, संघ की ताकत थी। लेकिन जो एक बात और महत्वपूर्ण मैं रेखांकित करना चाहता हूं, संघ की आलोचना करने से पहले आप संघ को देखिए, समझिए। मैं एक बात मैं रेखांकित करना चाहता हूं। सेवा भारती एक संघ की आनुषंगिक संगठन है जो गरीब बस्तियों में काम करता है। कांग्रेस शासन के दौरान सभी राज्यों में जिन एनजीओ को अवार्ड दिया, आप जाकर देख लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी 14 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2007, 8, 5, 4, 3 उसमें सेवा भारती को अवार्ड मिलता रहा। 75,000 एकल विद्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक संस्था चलाती, जहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पाई वहां एकल विद्यालय। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक काल्पनिक शत्रु बनाकर मुस्लिम वोट बैंक को लेना चाह रही है। ठीक, और ये वही कांग्रेस चला रही है। एक दरअसल जानकारी दर्शकों को होनी चाहिए और राहुल गांधी को भी शायद ये गंभीरता के साथ देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जो कांग्रेस के साथ रहे, किसी जमाने में साथ थे, फिर बाद में अलग चले गए। क्या विचार उनके रहे हैं कांग्रेस, माफ कीजिएगा, संघ को लेकर, आरएसएस को लेकर, ये एक जानकारी दर्शकों के लिए हम दिखाना चाहते हैं। इसको जरा गौर से आप पढ़िएगा। महात्मा गांधी, इनके नाम पर तो पूरी राजनीति चलती है। आरएसएस के सामाजिक कार्यों में मैं राष्ट्रहित देख रहा हूं, व्यक्तिगत चरित्र ध्येय के प्रति प्रतिबद्धता है। इस कार्य में आपको सफलता न मिलने का प्रश्न नहीं उठता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी। जवाहरलाल नेहरू, मेरी पार्टी का संघ के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है,
लेकिन जब देश संकट में हो तो हम सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। तीसरी बात, यह भी बहुत गौर से आप पढ़िए। देखिए, संघ के स्वयंसेवकों की देशभक्ति किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं है। अगर जनसंघ फांसीवादी है तो मैं भी फांसीवादी हूं। किसने कहा? जयप्रकाश नारायण ने। सुभाष चंद्र बोस, समाज को संगठित करने में संघ का बताया हुआ मार्ग सही है, पर मैं राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका हूं। इस समय आपके साथ चलना संभव नहीं है, क्षमा करें। मार्ग सही है लेकिन मैं आगे बढ़ गया हूं राजनीति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुझे आश्चर्य होता है यह देखकर कि यहां पर स्वयं सेवक किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना, किसी दूसरे की जाति जाने बगैर परस्पर भाईचारे से रह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आरएसएस के ऊपर दंगा दहशतगर्दी का आरोप है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है। परस्पर प्रेम, सौहार्द, संगठन, ऐसे विचार मुसलमानों को भी संघ से सीखना चाहिए, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। पंडित मदन मोहन मालवीय, मुझे लोग रॉयल बेगर कहकर बुलाते हैं, अगर आप चाहें तो मैं संघ के लिए धन जुटाऊंगा। शिक्षा के बड़े प्रणेता पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और भी कई ऐसे कोट आपको मिल जाएंगे जो बड़े महापुरुषों ने बात कही है। लेकिन अभय दुबे, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि देश में सबको अगर जोड़ेंगे तो आरएसएस को मानने वाले या उनके साथ चलने वाले वो भी करोड़ों की संख्या में लोग होंगे, उनको माइनस करके आप भारत बनाएंगे? राम जी, देखिए, कोई निजी दुश्मनी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद है, वो बने रहेंगे। आपने कई सारे पुरोधाओं के वक्तव्य बताए जी, और वो सिलेक्टिव तरीके से आपने बताया। आप जानते हैं, आप राकेश सिन्हा जी ने बात की श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। मैं व्यक्तिगत क्षमताओं में बड़ा आदर करता हूं। पंडित जी और उनका पत्राचार पढ़ता हूं तो बहुत घनिष्ठ संबंध उनके थे। मगर क्या यह बात सही नहीं है कि भारत के बंटवारे की बुनियाद रखने वाले फजलुल हक, जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 23 मार्च को पढ़ा, उसके साथ बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने सरकार बना ली? क्या यह बात सही नहीं है कि जब 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने जब आजादी का उद्घोष किया 1930 में कि समूचे देश में हम तिरंगा फहराएंगे, तब न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में तिरंगा था, न वंदे मातरम का उद्घोष था। अगर वो होता तो ये बर्तानिया की जेल में होते। जब सचमुच भारत को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आजादी की संघ की जरूरत थी, जब भारत मां बर्तानिया की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तब भी योगदान नहीं दे रहा था, आज भी योगदान नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भारत का बहुलतावाद है उसको अपना ले, जड़तावाद को छोड़कर। क्या लिखते हैं वो लिखते हैं कि बौद्ध धर्म ने इस भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वो पृथक रूप से सिख धर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं, वो लिंगायत समाज को पृथक हिंदू धर्म से करने को तैयार नहीं। जी देखिए एक जवाब दे दूं। इन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विभाजन के लिए जिम्मेदार बताया और कहा कोई जनसंघ के संस्थापक थे, इसलिए ऐतिहासिक गलती थी। तो इसके पहले, जनसंघ की स्थापना से पहले, नेहरू जी ने विभाजन के जिम्मेदार व्यक्ति को अपने कैबिनेट में क्यों रखा? तो पहले अभय दुबे पंडित जवाहरलाल नेहरू से माफीनामा लें, जवाहरलाल नेहरू की निंदा करें कि जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने कैबिनेट में नहीं रखा, क्यों रखा? वो तो कैबिनेट से आने के बाद जनसंघ की स्थापना हुई। नेहरू लियाकत टैक्स पर उनका मतभेद हुआ। हमारे साथ दीपक झा हैं। दीपक झा साहब, सामान्य प्रक्रिया यह है कि गलती हो जाती है। सब ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कोई ट्वीट करता है तो वो भी इंसान ही होगा जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप अगर ट्वीट हटा लेंगे तो भूल हो जाएगी, गलती हो जाएगी? नहीं, बात ट्वीट की है ही नहीं कि मतलब निक्कर जलता हुआ दिखा दिया, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का पुतला तो नहीं दिखाया है ना, पोस्टर तो नहीं दिखाया भाजपा के नेताओं का, किसी का एक सिंबॉलिक तरीके में किसी का भी। लेकिन आरएसएस ही क्यों इतनी विचलित है और भाजपा ही इतना क्यों विचलित है? स्मृति ईरानी के झूठ पे तो ये कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं रोते। नहीं, आप तो कहते हैं। मेरा ये कहना है, मान लीजिए सेवा दल है कांग्रेस की, अब उसकी टोपी जलती हुई कोई सांकेतिक रूप से दिखाए भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल, आपको गलत नहीं लगेगा? नहीं, नरेंद्र मोदी, आपको गलत नहीं लगेगा? सुनिए सर, लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी जब मंच से भाषण देके कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, क्या मतलब है इसका?
बताएंगे देश को कांग्रेस मुक्त भारत का। जितने कांग्रेस के लोग हैं या समर्थक हैं या हम जैसे लोग हैं, सबको मुक्त करना देना चाहते हैं, आप इस देश में रहने नहीं देना चाहेंगे, इसका ये मतलब होता है। तो नरेंद्र मोदी जी अगर जो करें, आरएसएस करें, सिन्हा साहब करें, तो बहुत बढ़िया, हम ताली बजाएं कि आपने देश सेवा किया। अगर हम कहते हैं कि आप देशद्रोही हो, तो फिर कहते नहीं, इनका मनसा खोट है, इटली से मिले हुए हैं, चाइना से मिले हुए। तो सिन्हा साहब डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, इसलिए बातें इनको हजम नहीं होती हैं। अनिल शारदा, मेरा एक सवाल है सिन्हा साहब से कि भारत के स्वतंत्रता में आपका कोई योगदान नहीं है। आप बताते गए कि हमने एक किया, हमने स्कूल चलाया है। अभी नितिन गडकरी जी का एक बयान आया था जो अक्षरशः आपकी बातों को बिल्कुल प्रमाणित करता है कि आज की भाजपा और आरएसएस की जो नीति हो गई है, नियत हो गई है, वो सत्ता परक है, सेवा परक नहीं रह गई है। तो नितिन गडकरी जी ने आपको आईना दिखा दिया है। अब आप आत्ममंथन करिए बजाय कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से। नितिन गडकरी की बात आप पूरी मानेंगे तो वो सुझाव भी शायद काम के हों आपके। शारदा साहब, क्या दिखा रहे थे आप? म्यूट किया है क्या सर आपने? जी रतन शारदा जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि पुस्तक बाजार में मिलती है, पढ़ लें, थोड़ा ज्ञान वृद्धि होगी। इनके लिए छोटी बनाई है, केवल 100 पेज की है, पढ़ लेंगे कोई ज्ञान वृद्धि होगी। अब अभय जी के पास आता हूँ। बहुत इन्होंने ज्ञान की बातें की, इतिहास को दोहराया। इनको पता है 1930 में क्या हुआ था? 1930 में डॉक्टर हेडगेवार जेल गए थे जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत डंडी मार्च के समय, और संघ के स्वयंसेवक सैकड़ों की तादाद में गए थे। इनको पता है जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ 26 जनवरी 1930 को झंडे फहराने का, डॉक्टर जी का पत्र है हर शाखा के लिए कि आप उसको 26 जनवरी को मनाएंगे और लोगों को बताएंगे स्वाधीन देश कितना आवश्यक है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देंगे। ये पत्र डॉक्यूमेंटेड है और हर शाखा ने उस समय, जबकि छोटी शाखा की संख्या थी, वहां पर 26 जनवरी 1930 मनाया। ये किस दुनिया में मुझे पता नहीं, कहां से कहानियां लेकर तो मुझे पता नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 का विरोध किया था। आपकी हिम्मत उसको कोट करने की? और आप बात करते हैं पार्टीशन की। पार्टीशन, हु प्रेसाइडेड पार्टीशन? पंडित नेहरू, जिन्ना इन्होंने प्रिजाइड किया पार्टीशन को, जिनके नाम आप गिन रहे हैं। सावरकर ने कभी भी नहीं कहा कि पार्टीशन होना चाहिए। उन्होंने कहा एक राष्ट्र होगा, उसके अंदर सबके लिए एक नियम होंगे। भाई जरा पढ़ लिया कीजिए, यहाँ शायरी वगैरह ठीक है, लेकिन संघ के तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है 1942 में 4 स्वयंसेवक मारे गए 1942 के आंदोलन में, नहीं पता। गोवा जब मुक्त नहीं था 1947 में, जब नेहरू जी चाहते नहीं थी गोवा मुक्त, 1955 के आंदोलन में संघ स्वयंसेवक जान पे खेलकर गोली से मरा और हजारों की संख्या में सत्याग्रह हुआ, जिसके बाद में गोवा दमनदीव स्वतंत्र किया गया। क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं थी? 1947 में कश्मीर पर जब पाकिस्तान का हमला हुआ, सैकड़ों स्वयंसेवक जान पर खेल के वहां पर फौज के साथ खड़े रहे। आपको पता है कि नहीं पता है? क्योंकि आप बिल्कुल एक ही सवाल है, झूठ बोलेंगे दिन रात। और सारी बातें आपकी सच, सारी बातें आपकी सच। एक बता दीजिए कि आरएसएस को तिरंगा फहराने में इतना साल क्यों लग गया? फिर आरएसएस इतना बड़ा राष्ट्रभक्त संघ है, तो आपको इतना तिरंगा को अपने दफ्तर में लहराने में? अगर मैं सच बोल रहा हूं मेरा, मुझे ये बताइए, मैंने आपको कई बार उत्तर उसका दिया जा चुका है। राकेश सिन्हा, मैंने किसी को टोका था? आप घबरा क्यों रहे सच से? अरे घबरा नहीं रहे हैं तो क्या रहे आप? राम जी सुनिए ना सच्चाई। आप सच्चाई कुछ है नहीं, आप लोग झूठ का पुलिंदा बांधते हैं और सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं यही सच है, यही सच है। अरे आप लोग देश को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, आम जनता के दिमाग के साथ खेलने का काम करते हैं, भावनाओं का व्यापार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आग लगाना जानते हैं। तो ऐसा मत कहिए। आप ये बता दीजिए, आज फिर से देश जानना चाहता है आरएसएस इतनी महान संस्था है, तो भारत के तिरंगे को उसने अपमान क्यों किया? भारत के तिरंगे को अपना राष्ट्र ध्वज क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब है नहीं। भारत का सम्मान है नहीं, भारत के तिरंगे का सम्मान आप करते नहीं और बातें करते हैं बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें। आप के मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती, कहते ना बोलने आ जाते हैं। अरे भैया एक बात है, बोले तो बोले चलते, क्या बोले तोड़ने के लिए कहावतें तो अच्छी कहते हैं, लेकिन कहावतों से बात बनती नहीं है। राकेश सिन्हा साहब, अभय दुबे जी भी आना चाहते हैं इसमें, लेकिन मैं राकेश सिन्हा जी, क्या ये उसका एक तरह से परिणाम है जो जिस तरह की भाषा पहले इस्तेमाल की गई, क्या ये आपको लगता है कि ये उसका परिणाम है कि अब इस स्तर पर जाकर बातचीत होगी?
देखिए, प्रकारांतर में जब राजनीतिक नेताओं के पास दृष्टि की कमी हो जाती है, जब उनके पास वैकल्पिक भाव और विचार नहीं होता है, तब ऐसी ही भाषा का प्रयोग करके जनता में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इसका एक उदाहरण आप देखिए कि राहुल गांधी ने 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्होंने किस किस भाषा का और किन किन बातों का उपयोग किया है। नाथुराम गोडसे उनका एक जैसे कुल्हू के बैल का एक खुट्टा होता है, एक वहां बंध गए हैं, उसी के चारों ओर घूमते हैं। और एक सवाल मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, अभय दुबे जी इसका जवाब दें कि जो फांसीवाद था इटली में, जो फांसीवाद बार बार आगजनी के द्वारा जनता को संकेत देता था, क्या राहुल गांधी पर उसका प्रभाव है या नहीं है? क्योंकि आगजनी के द्वारा जो आप संकेत देते, जो मैंने शुरू में कहा कि शब्दों और संकेतों का लोकतंत्र में बहुत महत्व होता है, वह न सिर्फ लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जो सिविल सोसाइटी होता है, समाज के सद्भाव को भी समाप्त करता है। देखिए, उत्तेजनात्मक ट्वीट करना, और यह ट्वीट कोई राहुल गांधी की अनभिज्ञता में नहीं हुई है। जैसा नेतृत्व होता है वैसा कार्यकर्ता होता है। इस कांग्रेस की ट्रेजेडी यह है, न संगठन है, न कार्यकर्ता है, न विचार है, सिर्फ नेतृत्व रह गया है। और नेतृत्व भी एक परिवार में सिमट कर रह गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सामने रखकर एक काल्पनिक शत्रु के आधार पर काल्पनिक शत्रु आपने जनता के सामने बना दिया। किसी भी सीमा तक जा अभय दुबे आपके ऊपर, और आप उसी में आग भी लगा रहे हैं। देखिए राम जी, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी पर किस बात का प्रभाव है राकेश सिन्हा जी जानते हैं? गंभीर प्रभाव है उनके अंतर्मन पर, उनके मन मस्तिष्क पर। वो जब करोड़ों युवाओं से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो कहते हैं उनकी व्यथा कि हमारे रोजगार के अवसर छीन लिए गए, 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी में धकेल दिया हमको। राहुल गांधी जी से जब आम लोग मिलते हैं, 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनें फिर से चूल्हा फूंकने के लिए मजबूर है, 410 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, उससे वो व्यथित हो जाते हैं। 66 रुपए समर्थन मूल्य की दाल 200 रुपए के पार हो जाए, 70 रुपए का तेल खाने का 200 रुपए के पार हो जाए, जब आजीविका में उनकी आग लग जाए, 42,000 दैनिक वेतन भोगी जो रोज काम करके कमाते वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, 90,000 किसान किलो में होता है कि लीटर में होता है? चूमले फांसी के। तो ये गहरा असर हुआ है। मैं इतिहास के तथ्यों पर नहीं जाना चाहता, आपसे ज्यादा इतिहास सुनिए। आटा लीटर में होता है कि किलो में होता है? आपके जितना, आपसे ज्यादा नहीं तो आपके जितना। राहुल गांधी बता दें, आटा लीटर में खरीदते हैं कि किलो में खरीदते? देश की जनता जानना चाहती है, नौजवान जानना चाहता है, नौजवान जानना चाहता है यूनिवर्सिटी में कि आटा किलो में खरीदा जाता है कि लीटर में खरीदा जाता है? सुनिए ना, जवाब दे रहा हूं, सुन तो लीजिए। अरे सुनिए, जब सरकार गरीबी में गांधी की मन मानसिकता पर किसका प्रभाव है? नहीं, किलो की जगह लीटर की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब सरकार गरीबों का आटा गीला कर देती है ना, तब ये परिस्थितियां पैदा होती है। इसलिए वो लीटर में बिकता है। उकेर कर बता सकता हूं कि 23वें भागलपुर के अधिवेशन में सावरकर साहब ने कहा कि बर्तानिया की फौज में भर्ती हो जाओ, जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज लेकर लड़ना चाहते थे। जब रंगून के रेडियो से उन्होंने घोषणा की महात्मा जी को और बर्मा से अपनी लड़ाई प्रारंभ की, तब समय हमारे पास इतना ही है। और मैं आप सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा का मकसद, मेरा चर्चा का मकसद इसका इतना था इस चर्चा का मकसद कि कम से कम भाषाई मर्यादाएं बड़ी पार्टियां तो बनाकर रखें। तब तो आप उम्मीद करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से कि वो एक नए भारत का निर्माण करेंगे जिसमें बातचीत अच्छी तरह से होगी, संवाद की बात होगी। आग लगाने से क्या किसी चीज का हल निकल सकता है? इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनकी विचारधारा के साथ मेल खाती है आग, या फिर गलती से हुआ है तो डिलीट करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, माफी मांग लेने में भी कोई कष्ट होता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।